तो ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हमने टॉपिक कंप्लीट किया था, एक तो एल्वेलाई का और दूसरा हमने पढ़ा था ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो आज वो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो एल्वेलाई को और क्या बोलते हैं? एयर सैक। और एल्वेलाई का काम क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करना और गैशियस एक्सचेंज। और यहाँ पे कितना सरफेस होगा? 80 मीटर स्क्वायर, जो अराउंड क्या होता है, जो टेनिस का जो कोर्ट होता है उसका डायमेंशन है ये। ठीक है। फिर जो एल्वेलाई होती है, हमने उसमें पढ़ा था कि इसमें जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? सिंपल स्क्वेमस होती है। मैंने गलती से स्क्वेमस में SE लिख दिया था। वो स्क्वेमस तो पता है स्पेलिंग, SQUAMOUS, तो वो करेक्शन कर लेना। कभी कभी होता है बेटा, मेरे दिमाग में कुछ और चीजें चल रही होती है आगे की ना, तो वैसा हो जाता है। तो ना देखो, वहां पे सिंपल स्क्वेमस सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स, जो एक्चुअली क्या है? एपिथेलियल सेल्स होती है और इनको बोला जाता है न्यूमोसाइट्स। अब न्यूमोसाइट्स, न्यूमो मतलब ये टर्म हम लंग्स के लिए यूज कर दे, तो इसमें आ जाएगा टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 का काम होता है गैशियस एक्सचेंज करना, बट टाइप 2 जो होता है वो सिक्रीट करेगा एक फॉस्फोलिपिड जिसको हम बोलते हैं लैसिथिन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होने देगा। तो वो क्या हो जाएगा? एज ए सर्फेक्टेंट यहाँ पे वर्क करेगा। तो जब एक्सपायरेशन होता है तो उस टाइम जो है वाटर वाटर के बीच में सरफेस टेंशन क्रिएट नहीं होने देगा। ठीक है। नहीं तो होगा क्या? एक्सपायरेशन के टाइम ये जो एल्वेलाई की दोनों वॉल्स है वो आपस में चिपक सकती है ना। अच्छा, फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पे लैसिथिन का सिक्रेशन होता है जब फीटस 7 मंथ का होता है, तब शुरू होता है। और अगर मान लीजिए प्री मेच्योर डिलीवरी हो जाती है तो उसके लंग्स के अंदर यहाँ पे लैसिथिन नहीं मिलेगा, तो उनको जनरली क्या होता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो उनको फिर रखा जाता है वेंटिलेशन पे, है ना। तो उनके लंग्स के अंदर क्या मतलब एयर के साथ में इनहेल करवाया जाता है स्टेरॉइड, बिकॉज ये भी तो लिपिड ही है ना। और जब एक बार उसकी बॉडी खुद से 1 वीक 10 डेज के बाद में जब वो फॉस्फोलिपिड बनाना शुरू कर देती है तो उसको वेंटिलेशन से हटा देते हैं, तो इतना ज्यादा कोई बहुत प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज होगा, तो इसके लिए गैसेस को टोटल 3 लेयर्स क्रॉस करनी होगी। कौन कौन सी? एक एपिथेलियल सेल्स या न्यूमोसाइट्स ऑफ एल्वेलाई, दूसरा उसके नीचे होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्योंकि मैं आपको बोल चुकी हूँ बेटा कि जब भी हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे उसके नीचे हमेशा बेस में प्रेजेंट होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है। और उसके नीचे होगा क्या? ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में भी क्या? ब्लड कैपिलरीज। एंड जो ब्लड कैपिलरी की वॉल की जो सेल्स होती है दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। तो ना कौन कौन सी लेयर हो गई बोलो? फर्स्ट लेयर यहाँ पे हो जाएगी एपिथेलियल ऑफ एल्वेलाई, सेकंड हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, थर्ड हो जाएगा एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो इन तीनों लेयर्स को मिला के हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसका साइज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लेस देन mm, और लेस देन mm मतलब 0.2 to 0.5 mm इसका है ना थिकनेस होता है, जो ऑब्वियसली कम होना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा था, तो इस तरीके से एल्वेलाई कंप्लीट हो गया था। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आपको सांस अंदर लेनी है, इंस्पायरेशन करना है, तो उसके लिए डायफ्राम की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो फ्लैट हो जाएगी, तो उसकी वजह से एंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। क्लियर? फिर हमने क्या किया था, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है उनको हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो रिब्स और स्टर्नम बाहर जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रहा है? डोर्सोवेंट्रली वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो अंदर एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर बाहर एटमोस्फेयर में ज्यादा हो गई तो वो अंदर आ जाती है एयर। कितना सिंपल था। इसको बस उल्टा कर दो। उल्टा कैसे? तो डायफ्राम की मसल्स को रिलैक्स कर दो, तो डायफ्राम फ्लैट से वापस हो जाएगा डोम शेप, अम्ब्रेला लाइक, तो वॉल्यूम कम हो गया। फिर एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको रिलैक्स कर दो, तो स्टर्नम और रिब्स दोनों वापस अपने अंदर चले जाएंगे। ऐसा नहीं बोलना है, हम बोलेंगे
कि वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगी, ठीक है, वो मतलब इनवर्ड मूव करके अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। तो उसको बोला अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इन दोनों एक्टिविटी से रिलैक्स होने की वजह से वॉल्यूम वहां पे डिक्रीज हो जाएगा, एंड वॉल्यूम डिक्रीज होने से प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा और एयर बाहर निकल जाएगी। तो इंस्पिरेशन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्टिव, और यहाँ पे मसल्स कैसी होती है, रिलैक्स, तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, पैसिव। वेरी वेरी सिंपल। फिर हमने पढ़ा था कि जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो कब काम आती है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर काम आती है। और ये जो थोरेसिक कैविटी के अंदर जो वॉल्यूम चेंज होता है ये मेनली चेंज होता है ड्यू टू द फ्रेनिक मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन की वजह से और रिलैक्सेशन की वजह से। और फ्रेनिक मसल्स मतलब डायाफ्राम की मसल्स। क्लियर। जो नॉर्मल एक्टिविटीज हमारे अंदर जो नॉर्मल ब्रीदिंग होती है ना, तो उसको बोला जाता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, क्योंकि उसमें आपका पेट मूव करते हुए दिखाई देता है। बट जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं ना, तब आपका ये चेस्ट वाला पोर्शन है ना अप और डाउन होता है, तो उसको क्या बोला जाएगा, दिस इज थोरेसिक ब्रीदिंग। क्लियर। तो ये हो गया सारा रिवीजन। बताओ कितना टाइम लगा, है ना। तो आप भी जब पढ़ाई करते हो ना तो आप चैप्टर शुरू से रिवीजन करो। मैंने तो ओनली आपको प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करवाया ना, आप शुरू से मतलब फर्स्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा था इस चैप्टर से, तो वो पूरा शुरू करो। तो आपको एक रिवीजन करने का तरीका बताती हूँ। जैसे मान लो कि इस लेक्चर को कंप्लीट करने में मान लो मुझे 7 लेक्चर लगेंगे, हाँ 7 ही लगेंगे मुझे। तो अब मान लो अगर डे फर्स्ट है ना, तो आप लोग डे फर्स्ट पढ़ो, और उसके साथ साथ जो प्रीवियस चैप्टर मैंने जो पढ़ाया था ना, क्योंकि आज हमारे पास ज्यादा काम नहीं है ना, तो प्रीवियस चैप्टर का आप रिवीजन कर लीजिए। मान लीजिए आज डे 2 है ना, तो आप क्या करोगे, डे 1 और 2 दोनों रिवाइज करोगे। अगर मान लीजिए आप डे 3 है तो आप क्या करोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेक्चर पढ़ोगे। और अगर आज डे 4 है तो 1 2 3 4 लेक्चर पढ़ोगे। और अगर 5th लेक्चर है तो 1 2 3 4 5 6 और इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब जब ये 7th लेक्चर होगा तो उस टाइम तो आपके इस चैप्टर की कितने रिवीजन हो गए बताओ तो क्या मुझे बताओ, आपको रिवीजन के लिए एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत होगी क्या, नहीं ना, बस। ठीक है। तो ये चीज जिसको समझ आ गई और जिसने अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर लिया ना, बट आप मान के चलो आप हिमाचल की फर्स्ट रैंक निकाल दोगे। अभी तुम लोगों ने इसका सिग्निफिकेंस अभी समझे नहीं हो, अभी आप इस बात को लाइटली ले रहे हो, पर जो लोग समझ रहे हैं ना, आप प्लीज इसको अप्लाई करना अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है। तो नाउ अब हम लोग एक चैप्टर नहीं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में, जो मैं पहले बता देती हूँ। जो ये लेट के वीडियो देख रहे हैं ना, खाते खाते जो वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनको तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखने वाली हूँ, तो थोड़ा आपको अलर्ट होके बैठना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं, खाते पीते देख रहे हैं वीडियो, तो ऐसा नहीं चलेगा। नाउ आगे देखो उधर। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ाने वाली हूँ, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। हालांकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है, पर बच्चे जब ध्यान से सुनते नहीं है ना, फिर बाद में उनको लगता है डर, ओ माय गॉड ये क्या पढ़ा दिया। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ाऊंगी 4 एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ाऊंगी 5। अब होता क्या है, जब हम लोग ब्रीथ करते हैं ना, तो उसमें मान लो कोई पर्सन सिगरेट पी रहा है एंड काफी लंबे टाइम से वो सिगरेट पी रहा है, तो उसके लंग्स क्या होते जा रहे, खराब होते जा रहे। तो डॉक्टर कैसे चेक करेंगे कि उसके लंग्स कितने खराब हो गए, तो हम उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसको बोला जाता है स्पाइरोमीटर, जो आप बहुत सिंपल है, गूगल कर लो, उसका फोटो देख लो और फटाक से वापस वीडियो पे आ जाओ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। पता चला स्पाइरोमीटर पे एक्सपेरिमेंट चल रहे होंगे, पीएचडी हो रही है स्पाइरोमीटर पे,
तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, स्पाइरोमीटर। तो इस स्पाइरोमीटर के अंदर एक्चुअली देखा जाता है क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को देखा जाता है। तो अगर एक नॉर्मल जो रेंज होनी चाहिए ना, अगर उस वॉल्यूम अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली उसके लंग्स खराब हो रहे हैं। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसके लंग्स कितने खराब हो रहे हैं, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ हमारे अंदर ब्रीदिंग का स्पीड कितना होता है, ब्रीदिंग का रेट तो आप सब लोग जानते हो 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। कितना, एक मिनट के अंदर हम कम से कम 12 से 16 बार ब्रीथ करते हैं। सिंपल। आपने 10th क्लास के अंदर सुना होगा ना कि जो आपने एक 10th क्लास में एक्टिविटी 6.6 पढ़ी होगी कभी, जिसके अंदर दिया हुआ था कि जो फिशेज होती है ना वो बहुत फास्ट फास्ट ब्रीथ करती है और हम लोग बहुत स्लो ब्रीथ करते हैं ना। वैसा क्यों? क्योंकि हम लोग जो ब्रीथ करते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेके आते हैं, एयर से। और हमारे एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 21%। बट फिशेज जो होती है वो रहती है पानी के अंदर, और पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है, अप्रोक्स 1%। मतलब इधर 21% और इधर 1%, मतलब पानी के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होता है। दैट्स वाई फिशेज जो होती है या जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो इससे आपको सिंपल सा एक चीज क्लियर हो गई कि ऑक्सीजन गैस वाटर में डिजोल्व होने में बिलीव नहीं करती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर बहुत ही कम डिजोल्व होती है, पढ़ेंगे हम लोग। तो ये समझ आया। तो आप देखो वॉल्यूम के बारे में, तो पहले मैं आपको वॉल्यूम ऐसे समझाती हूँ बिना मार्कर की। देखो, आप नॉर्मल सांस ले रहे हो और नॉर्मल सांस छोड़ रहे हो, जिसमें आपका कोई फोर्सफुल एक्टिविटी नहीं है। तो जो नॉर्मली हम लोग सांस लेते हैं एंड नॉर्मली सांस जो छोड़ते हैं, उसमें जितना हम लोग गैसेस को इंस्पायर्ड और क्या कर रहे हैं, एक्सपेल आउट कर रहे हैं, तो वो कितना होता है, 500 ml होता है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर जितना नॉर्मली गैसेस को एक्सपेल आउट किया जाता है और कितना इंस्पायर्ड किया जाता है, तो दैट इज द वॉल्यूम इज टीवी। टीवी इज टाइडल वॉल्यूम। क्लियर हो गया। अब उसके बाद में हमने नॉर्मल कितना छोड़ दिया, 500 ml छोड़ दिया। बट उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर सकते हैं। तो वो कितना होता है, 1000 to 1100 ml, 10 to 1100 ml। ये होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन का वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर ना। अब हम क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल इंस्पायर किया कितना, 500 ml। बट इसके बाद भी तो हम और गैस को क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। दैट इज द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। एंड द फोर्सफुल इंस्पायरेशन में क्या होगा, 2500 to 3000 ml ये वॉल्यूम होगा, और इसको बोला जाएगा IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सुनो, अब तुम एक चीज सोचो कि हमने नॉर्मल गैस छोड़ दिया कितना, टीवी, दैट इज द 500 ml, और उसके बाद में हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दिया, तो क्या उसके बाद लंग्स खाली हो जाएंगे क्या, नहीं ना। पिछली क्लास में क्या बोला था उसको, रेजिडुअल वॉल्यूम, दैट इज द RV। और RV क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो लंग्स में बची हुई एयर होती है। चलो देखो इधर, तो फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर टीवी, एंड टीवी क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम। ये प्लीज आप लोग एनसीईआरटी से देख लेना एक बार। तो टाइडल वॉल्यूम, क्योंकि मेरे को टाइम लग जाएगा बहुत लिखने में ना। तो ये क्या होता है, नॉर्मल हम लोग जितना इंस्पायर्ड करते हैं वॉल्यूम गैसेस का, और नॉर्मल हम लोग कितना एक्सपायर करते हैं। चलो मैं लिख देती हूँ। तो नॉर्मल एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड वॉल्यूम ऑफ गैसेस, और इसका वैल्यू होता है 500 ml। ये क्लियर हो गया। अब हम नॉर्मल सांस
छोड़ने के बाद और फोर्सफुली कितना सांस छोड़ सकते हैं, तो दिस इज द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड आउट गैसेस ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के अंदर हम वॉल्यूम कितना एक्सपेल करेंगे, 1000 टू 1100। आगे यूनिट क्या लिखा मैंने, ml। तो इसको बोला जाएगा ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नाउ थर्ड वन इज IRV। एंड IRV का मतलब क्या होता है कि जो गैसेस का वॉल्यूम हम फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज द 2500 टू 3000 ml। अब यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा एक कॉमन सेंस यूज करना होगा। सांस हम ज्यादा ले सकते हैं ना, तो ऑब्वियसली IR की वैल्यू ज्यादा होगी एंड ERV ऑब्वियसली इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है। और हम जब नॉर्मल एक्सपायर कर देते हैं गैस को, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन भी कर दिया, बट उसके बाद भी जो लंग्स में एयर बच जाती है, दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम ऑफ गैसेस आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो बची हुई को, तो ये हो जाएगा 1100 टू 1200 ml। तो वैल्यू याद करो जल्दी, 500, फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, 500, फिर 1000, 1100, 1200 और फिर लास्ट में आ जाएगा 2500 टू फिर 3000। ठीक है, तो ये क्या लिखा है मैंने, दिस इज द टीवी टाइडल वॉल्यूम, 1000 टू 1100, दिस इज ERV। समझ आ गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज दी RV, रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। याद हो गया सबको, नहीं आया समझ में तो एक बार बोल वीडियो वापस देखो पीछे करके। अच्छा, जब तक आपको ये चारों वैल्यू याद नहीं हो जाती है, आप प्लीज आगे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पे मत आना। बच्चे क्या करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते नहीं है और सीधा यहाँ पहुंच जाते हैं और फिर वो होंगे बहुत दुखी। मैं पहले बता देती हूँ। तो जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये वैल्यू सारी याद हो जाए और जब आपको ये समझ आ जाए कि ये सारी वॉल्यूम है क्या, तो उसके बाद आओ कहाँ पे, कैपेसिटी पे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग लंग्स की कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 और मोर देन 2 वॉल्यूम को ऐड करने जा रहे हैं। तो इसके एडिशन को क्या बोला जाता है, कैपेसिटी बोला जाता है। देखते हैं चलो कैसे। एक काम करती हूँ, पहले मैं ना जरा इसका एक ग्राफ बना देती हूँ। तो ये ग्राफ आप ध्यान से देखना और गौर से देखना। तो ना देखो, यहां मैं पहले बनाने जा रही हूँ टीवी। तो टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्या किया, ये वॉल्यूम 500, यहां मैं 0 लिख देती हूँ। तो ये 500 ml हमने क्या किया, इंस्पायर किया है। फिर ये 500 वॉल्यूम हमने क्या किया है, एक्सपायर किया है। तो ये टीवी हो गया और ये भी क्या हो जाएगा, टीवी। मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, जब तक ये चारों वॉल्यूम याद नहीं हो जाते आगे मत बढ़ना, ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बोल पाऊंगी। तो दिस इज टीवी, ये तो आपको समझ आ गया। अब हमने बोला था यहाँ पे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका मतलब होता है कि नॉर्मल टीवी को छोड़ने के बाद, मतलब ये इतना क्या हो जाएगा, टीवी हो जाएगा। बट इस टीवी को छोड़ने के बाद जो हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, दैट इज द ERV। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज ERV। समझ आ गया। और नॉर्मल सांस लेते भी है हम लोग, नॉर्मल सांस लेने के बाद, तो नॉर्मल सांस मतलब टीवी,
बट उसके बाद जो फोर्सफुल और ज्यादा इंस्पायरेशन करेंगे दैट इज द उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी। ये कितना था 1000 टू 1100, ये वाला कितना है 2500 टू 3000, इसलिए मैंने ग्राफ को ज्यादा बनाया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या ERV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अब लास्ट हमने बोला था रेजिडुअल वॉल्यूम, इसका मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद, ये हमने क्या किया फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद जो लंग्स के अंदर एयर बच जाती है, तो ये जो बची हुई है ना, इसके बाद बची हुई जो गैसेस होती है उनको बोला जाएगा रेजिडुअल वॉल्यूम। तो मैं आपको फिर बोल रही हूँ बेटा, पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और फिर ये ग्राफ बनाओ। जब ये अच्छे से समझ आ जाए तो उसके बाद आप आ जाइए रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की तरफ। तो वीडियो पॉज करो और पहले इसकी प्रैक्टिस करो आप। हाँ, और ग्राफ भी बनाओ पहले, क्योंकि इस ग्राफ के अंदर मैं अभी और चीजें ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, तो ना अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। तो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना है, लंग्स की कैपेसिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मींस यहाँ पे हम लोग 2 और मोर देन 2 वॉल्यूम को ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। IC मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कहने का मतलब आप टोटल कितना इंस्पायर कर सकते हो, दैट इज द TV प्लस IRV। एक तो TV होता है जो नॉर्मल आप गैस इनहेल कर लेते हो, एंड प्लस फोर्सफुल हो जाएगा कौन सा IRV। तो दिस इज द टोटल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, वैसे ही एक हो जाएगा EC। EC कितना हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो बताओ आप कितना गैस एक्सपायर आउट कर सकते हो मैक्सिमम। तो नॉर्मल TV तो होता ही है, प्लस उसमें आप ऐड कर दीजिए ERV, तो ये हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर। उसके बाद थर्ड आ जाएगा हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि नहीं, पहले मैं आपको पढ़ा देती हूँ FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल हम गैस बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद लंग्स के अंदर जो बची हुई गैसेस है ना, वो क्या चल रहा है वहां पे, अभी चल रहा है गैसियस एक्सचेंज। तो टीवी को निकालने के बाद जो लंग्स में बचा हुआ जो गैसेस है वो क्या चल रहा है, वो पार्टिसिपेट कर रहा है गैसियस एक्सचेंज में। सो दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो बताओ नॉर्मल गैस निकालने के बाद लंग्स में बचा क्या है, लंग्स के अंदर बचा है ERV प्लस RV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हो जाएगा क्या रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रिजर्व है और ये रेजिडुअल है, तो ये हो जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फिर फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में RV को छोड़कर, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो देखो एक्सचेंज मतलब जो ब्रीदिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती है। देखो फंक्शनल का मतलब होता है कि जो गैसियस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है एल्विलाई के अंदर, और वाइटल का कहने का मतलब होता है जो एनवायरमेंट के साथ चेंजेस हो रहा है। तो एनवायरमेंट के साथ क्या क्या चेंज होता है, टीवी होता है और ERV होता है और IRV होता है। रेजिडुअल तो बचा हुआ है ना, ये थोड़ी ना एनवायरमेंट के अंदर जाएगा। तो एनवायरमेंट के अंदर टोटल कितना गैसेस जा सकती है और जो गैसेस आती है उसको हम क्या बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। समझ आ गया। और एक काम करो, लास्ट में इन सब को ऐड कर दो, तो दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी। सबको ऐड कर दो, 4 जानते हो ना, चारों को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये हो जाएगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो मैं अगेन बोल रही हूँ, ये वीडियो में मतलब ये मैं वापस रिवाइज नहीं करवाऊंगी, तो आप वीडियो को वापस बैक करके देखो। ठीक है,
तो अभी मैं इस ग्राफ के अंदर कुछ चीजें और ऐड करने जा रही हूँ। चलो मैं आपको एक बार समझा ही देती हूँ वापस। देखो इतना टफ है नहीं, मैं अगेन बोल रही हूँ, मैंने भी तो याद किया ही है ना, और देखो मैं तुमको समझा भी रही हूँ। तो एक काम करना, अगर आपको टफ लग रहा है ना तो आप घर में जाओ, मम्मी जब कुकिंग कर रहे होते ना तो उनको सारा सुनाओ कि आज हमने ये पढ़ा था। मम्मी को तो इन वॉल्यूम से कोई लेना देना है नहीं, हाँ, बट तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिविजन। शायद इसी वजह से ऐसे करके मैं टीचर बन गई, ठीक है। तो नाउ देखो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे थे, तो इसको मैं वापस अगेन आपको समझाती हूँ ग्राफ से, ठीक। अब देखो नॉर्मल जो नॉर्मल जो गैसेस होती है जो हम लोग इनहेल कर सकते हैं, और नॉर्मल जो गैस हम बाहर निकाल सकते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग के अंदर, वो क्या होता है, टीवी। और टीवी की वैल्यू कितना होता है, 500 ml। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नॉर्मल इनहेल करने के बाद जो हम और ज्यादा फोर्सफुल इनहेल कर सकते हैं, तो फोर्सफुल इनहेलेशन क्या होता है, गैसेस IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्लियर। और उसके बाद नॉर्मल गैस एक्सपायर करने के बाद हम और कितना गैसेस को बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, तो उसको बोला जाएगा ERV, सिंपल। अब फोर्सफुल गैसेस निकालने के बाद अगर हमारे लंग्स के अंदर गैसेस बच जाती है, क्योंकि वैक्यूम तो क्रिएट होगा नहीं, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात कहिए तो इसके बाद जो लंग्स के अंदर वैल्यू बच जाती है, ठीक है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, तो बची हुई वॉल्यूम। तो ये वाला रिजर्व वॉल्यूम है और ये वाला रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो ये चार वॉल्यूम आपको समझ आ गए होंगे। इसका वैल्यू हमने पढ़ा था 500 ml, 500 ml। इसका वैल्यू पढ़ा था 2500 to 3000 ml। इसका वॉल्यूम इसका था 11 to 1200 ml। इसका 10 to 11, देखो 10 to 11, 11 to 12, 10 to 11, 11 to 1200, याद हो गया। चलो अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कैपेसिटीज के बारे में। तो अब हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, रेजिडुअल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। तो बताओ टीवी प्लस IRV क्या था, टीवी प्लस IRV था, बोलो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टीवी प्लस IRV इज इक्वल टू इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो वैसा ही हमने पढ़ा था टीवी प्लस ERV इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो ये हो जाएगा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सिंपल। फिर हमने पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल जो एक्चुअली मतलब ब्रीदिंग के अंदर काम आता है, तो ब्रीदिंग के अंदर क्या क्या चीजें काम आती है, तो ये सारी जो एक्चुअली ब्रीदिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टीवी प्लस IRV प्लस ERV, टीवी प्लस IRV प्लस ERV। ध्यान रखो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है यहाँ से, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा जो है आलसी है, तो अगर ये पढ़ नहीं पाएगा, जो अच्छा बच्चा होगा वो तो इसको पढ़ेगा, अच्छा मतलब मेहनती बच्चा की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी सब तुम लोग मुंह से खाना खाते हो ना, तो इसका मतलब सब समझदार हो तुम और सब इंटेलिजेंट हो, ठीक है। तो वो तुम्हारे एक्चुअली एफर्ट्स देखना चाहते हैं कि आप लोग एक्चुअली कितने एफर्ट्स देते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो ये चीज समझ आ गया। फिर उसके बाद हमने बोला था इन सबको मिला देंगे, तो इनको सबको मिलाने से बन जाएगा टोटल वाइटल, टोटल लंग कैपेसिटी। एंड टोटल लंग कैपेसिटी में आ जाएगा आपका क्या क्या, टीवी
IRV, ERV, RV, या तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ VC वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस आरवी इज इक्वल टू टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर हो गया। अब एक लास्ट बचा था फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल मतलब जो एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, और वो कौन होता है, टीवी को निकालने के बाद जो लंग्स में बचा हुआ एयर है। अब लंग्स में कौन सा एयर बच जाता है, तो हम बोलेंगे एक तो बच जाएगा ईआरवी और एक बन जाएगा आरवी। तो ईआरवी प्लस आरवी ये हो जाएगा फोर्सफुल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मेरा काम था समझाने का, अब करो प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है और उस क्वेश्चन का मेन पर्पस ये नहीं है कि तुम्हें वैल्यू पूछी जाए। इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी सीरियसनेस देखी जाएगी और आपके एफर्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा टफ है नहीं, मैंने आपको सिंपल तरीका बोला है, पहले वॉल्यूम अच्छे से याद कर लो, फिर इसके बाद इसमें कैपेसिटी याद करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसके बाद हमारे पास ज्यादा टॉपिक नहीं बचेगा। एक तो गैसियस एक्सचेंज बचनी, गैसियस ट्रांसपोर्टेशन बचने वाला है, और एक रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं और कुछ डिजीजेस पढ़ने वाले हैं। तो हार्डली अब इसमें 2 या मैक्सिमम में 3 मान लेती हूँ, इतना ही लेक्चर बचा है अब। तो क्या इस चैप्टर से कोई गिले शिकवे आपके, तो मुझे बता देना। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, नीट एग्जाम जो है वो नॉलेज का तो बाद में, पहले इसमें आपकी फाइटिंग एबिलिटी देखी जाती है कि आप 2 साल फाइट करते हो या नहीं, मतलब आप डॉक्टर बनने के लिए कितने सीरियस हैं। एक कॉमन सेंस की बात है बेटा, जब आप लोग नीट एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं तो जब आप डॉक्टर बनेंगे तो उस 6 ईयर का जो टाइम होता है ना, उस ड्यूरेशन के अंदर जितने भी आपकी स्टडी के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी बियर करती है गवर्नमेंट। मतलब मैं रफली अगर बात करूं तो आपका मान के चलो कि 1 करोड़ के करीब तो एक डॉक्टर बनाने में इन्वेस्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, इतना होता है बेटा, क्योंकि आपके प्रोफेसर होते हैं कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर उसका मेंटेनेंस हो गया, प्लस आपको प्रोफेसर जो पढ़ाने वाले हो गए उनको सैलरी हो गई, प्लस आपका जो मैनेजमेंट देखेंगे वहाँ पे जो स्टाफ हो गया उनकी सैलरी हो गई, एंड प्लस स्टेशनरी हो गई, मतलब दुनिया भर की चीजें होती है। तो आपका ये जो 6 ईयर का जो टाइम ड्यूरेशन होगा ना, तो 6 to 7 ईयर के अंदर गवर्नमेंट का अराउंड 1 करोड़ के करीब पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो नाउ गवर्नमेंट एक बार चेक तो करेगी ना कि आप उस 1 करोड़ को इन्वेस्ट करने के लिए सिंसियर हो या नहीं। आपके पास भले ही पैसा इन्वेस्ट नहीं करो, बट आपके एफर्ट्स तो दिखने चाहिए ना। तो मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, ये एग्जाम जो है वो नॉलेज का बाद में, पर आपके एफर्ट्स का चेकिंग पहला होता है ना। क्योंकि एक डॉक्टर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, वो क्या है, होप। ऑपरेशन कर रहे हो, पता है पेशेंट मरने वाला है, फिर भी डॉक्टर जो है लास्ट मूवमेंट पे रहता है कि नहीं मैं इसको कैसे भी करके बचा लूं। तो ये जो जिद होती है ना और ये जो उम्मीद होती है ना, ये डॉक्टर के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपके 2 साल में अपने आप पता चल जाएगी। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कोरोना, अरे भाई कोरोना से आपका ड्रीम पे पानी फिर जाएगा क्या? लॉकडाउन क्या, मुझे बताओ, आपके सपने खत्म कर देगा क्या? इतने कमजोर सपने हैं क्या आपके? फिर जब देखो लॉकडाउन हो गया, देखो लॉकडाउन हो गया, हमारी क्लासेस भी तो चल रही है ना। सोचो हमने तो पहले साल कोचिंग ओपन किया था एंड हम लोग बहुत सक्सेसफुली सब चला रहे हैं और हमें तो बहुत बच्चों का प्यार भी मिल रहा है अच्छे से। तो मतलब पॉइंट समझ रहे हो ना। तो ये सिर्फ साइकोलॉजी है कि लॉकडाउन हो गया, घूमने नहीं जा पा रहे हैं। आई नो, देखो जो लाइव क्लासेस होती है वो बहुत अच्छी होती है, बट आपको पढ़ने का चांस मिल रहा है ना, ये भी तो अपने आप में कम है क्या? हाँ, आपको प्रॉपर पढ़ाई का अपॉर्चुनिटी मिला है क्या, ये अपने आप में कम है क्या, बताओ। फिर नाउ आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्या,
यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्या बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर आती है। ऐसा क्यों नहीं होता है कि CO2 अंदर चले जाए और ऑक्सीजन बाहर आ जाए। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो टोटल 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पहला, गैसेस की वाटर सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है वाटर पे सॉल्युबिलिटी। कॉमन सेंस की बात है कि जो गैस एयर से वाटर में जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी तो वो ब्लड के साथ जल्दी रवाना हो जाएगी। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे CO2 जो होती है ना वो 25 टाइम्स मोर वाटर सॉल्युबल होती है देन ऑक्सीजन। कौन? CO2 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन वाटर। तो इसका मतलब हो देन ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हो गया कि CO2 का ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है, क्विक होता है। समझ आया? दूसरा, डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी। और थर्ड डिपेंड करता है मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे। अगर मान लो कि एल्वेलाई के अंदर गैस आ जाती है, परमिएबिलिटी है ना, और मान लो कि वहां पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ा कि थिन होती है, अगर उसकी जगह थिक हुई तो क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है क्या? नहीं ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? थिन। कितना? 0.2 to 0.5 mm। ये क्लियर हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल प्रेशर के बारे में। इसमें से काफी लोग जानते भी होंगे पार्शियल प्रेशर। जैसे मैं हमारे एटमॉस्फेयर की बात करती हूँ तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर टोटल एयर कौन कौन सी है, मतलब सॉरी टोटल प्रेशर कितना है? तो यहाँ पे टोटल प्रेशर होता है आपका 760 mmHg। आप ये वैल्यू आप पास्कल में भी ले सकते हो, कुछ में भी ले लो, बट मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ कितना? 760 mmHg। बट मुझे एक चीज बताओ, इस 760 mmHg को बनाने में यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का भी कंट्रीब्यूशन है, इस 760 को बनाने में ऑक्सीजन का भी कंट्रीब्यूशन है, और इस 760 को बनाने में CO2 का भी कंट्रीब्यूशन है, और इस 760 को बनाने में अदर गैसेस का भी कंट्रीब्यूशन है। इस तरीके से इन सारे गैसेस का जो टोटल प्रेशर बनता है दैट इज द 1 एटमॉस्फेयर और 760, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 ATM, 1 एटमॉस्फेयर और 760 mmHg। समझ आया? अब जब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर का तो मीनिंग होता है कि इस टोटल प्रेशर के अंदर अकेले नाइट्रोजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। इस 760 को बनाने के अंदर अकेले ऑक्सीजन ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। एंड इस 760 को बनाने में CO2 ने कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर मतलब पर्टिकुलर गैस का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो दैट इज द पार्शियल प्रेशर। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी गैस कितना कंट्रीब्यूट करती है? तो उसका बहुत सिंपल तरीका है, जो टोटल गैसेस के अंदर जो जितना परसेंटेज में प्रेजेंट होती है उतना वो प्रेशर डेवलप करती है। कैसे? हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे 79% एटमॉस्फेयर के अंदर गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। 21% कौन होती है? ऑक्सीजन। और 0.03% क्या होती है? CO2। एंड द बाकी रिमेनिंग इज अदर गैसेस। इसका मतलब ये हो गया कि इस 760 को बनाने में 760 का 79%, मैं इसको राउंड फिगर करके क्या 80% कर दूं? बोलो। तो इस 760 का 80% क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना होता है। तो सिंपल सा
760 मल्टीप्लाई 80, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 0, कैलकुलेट कर लेना तो ये आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल, ठीक है। नाउ अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इजिकल टू 760 का कितना परसेंट, 21%, जिसको मैं राउंड फिगर करके 20 कर देती हूँ, तो 20% हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे एटमोस्फियर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है 159 mmHg, मतलब अराउंड 160। तो इसका मतलब इस 760 के अंदर 160 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन। इधर आ जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 760 का 0.03%, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, काटते रहो 0 0, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.3 आ जाएगा, 0.03 में एक 0 हटा दो तो अप्रोक्स आएगा, तो अप्रोक्स 0.3 आ जाएगा mmHg। इसका मतलब 760 के अंदर ओनली CO2 कितना प्रेशर लगा रही है 0.3, क्यों, क्योंकि होती भी कम है ना। इस 760 के अंदर 160 mmHg किसका होता है, ऑक्सीजन का, एंड बाकी इसको करें, इसको कैलकुलेट, चलो कर ही लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अच्छा चलो तुम कर लेना, ठीक है। तो ये कहानी हो गई, तो आज के लिए क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, है ना। ये मस्त चैप्टर, आज की क्लास पढ़ के मजा आया ना, तो आना भी चाहिए। बायोलॉजी है ही इतना अच्छा सब्जेक्ट, क्या करें बेटा, बायोलॉजी नहीं बेटा, केमिस्ट्री भी अच्छा होता है, फिजिक्स भी अच्छा होता है। मैडम फिजिक्स को तो अच्छा मत बोलो, बोलेंगे बेटा थोड़े दिन में, देखो फिर फिजिक्स भी बहुत अच्छा बोलेंगे हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस की बात है बेटा, प्रैक्टिस करो, अपने आप सारे सब्जेक्ट अच्छे हो जाएंगे। तो अब आज के लिए टाटा बाय बाय करते हैं। तो हमने पढ़ा क्या, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पढ़ा है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पढ़ी है, फिर उसको अच्छे से हमने ग्राफ से समझ लिया था अच्छे से, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये टॉपिक तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ अभी शुरुआत की है, बट ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आप ये वैल्यू और ये वैल्यू बस याद करके आना, और आपको मैंने बताया है कि पार्शियल प्रेशर होता क्या है, ठीक है। तो एक टोटल गैस के अंदर एक पर्टिकुलर गैस कितना कंट्रीब्यूट करती है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर, जो आपने बहुत सिंपल तरीके से समझ लिया ना। बेटा हमारे टीचर नहीं थे, हमें पार्शियल प्रेशर समझने में बहुत टाइम लगा था, बहुत दिमाग लगा था कि भाई ये होता क्या है पार्शियल प्रेशर। तो चलो फिर आगे पढ़ाई करो, टाटा बाय बाय, जय हिंद।